जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आरडब्ल्यूए टीम की तरफ बताई जाने वाली इस साथी आपका आंसर की में भी आप सारे लोगों का स्वागत है। वो सारे साथी जो परीक्षा देके आ चुके होंगे और वो सारे साथी जिनकी परीक्षा अभी होनी है, सभी इस इंतजार में रहते हैं। तो आप पेपर को खुद देख के आप खुद ही अंदाजा लगाना। मैं फिर से कहूंगा, पिछले कल से भी बोल रहा हूं, एग्जाम के बाहर अंदाजा लगाना और एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर को करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। तो कभी कभी हमको अभी यहाँ घर बैठे हुए बड़ा आराम से लगता है कि भाई ये तो ठीक हो ही जाना था, लेकिन दरअसल में एग्जाम हॉल के अंदर की बातें अलग होती हैं। वो उस बात को एस्पायरेंट जानते हैं। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होंगे तब आप भी उस बात को जानेंगे और महसूस करेंगे। 10 मुख में कौन सा समास है, पहला प्रश्न पूछा गया। हिंदी का उत्तर देते रहेंगे आप लोग भी। इसमें दो विकल्पों में बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा, बहुवीरी की द्विगु। आप जानते हैं 10 मुख अर्थात रावण बहुवीरी को चुनते, द्विगु और बहुवीरी में प्राथमिकता बहुवीरी को देंगे। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर का अर्थ होता है आपका बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है। एक मुहावरा और पूछा गया, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, यानी कि दोगुना लाभ होना था इसमें। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? विस्थापन, प्रस्थान, पतन या अनुत्थान। तो उत्थान का हो जाएगा आपका क्या? पतन हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न था, चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर मुख्य क्रिया। तो ये कैसी क्रियाएं हैं? आप कहोगे भैया ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं। आगे बढ़ेंगे इससे। फिर आपका ईर्ष्या से लेकर के जो गद्यांश पूछा गया, तो उसमें पहला प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न था आपका, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अधिक खर्च, खर्च, कम खर्च या फिर फिजूल खर्च। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है? मितव्यय यानी कम खर्च, और अपव्यय होता है आपका अधिक खर्च। ठीक है भाई साहब। अगला प्रश्न था, गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब ये जो गद्यांश पूछा गया था इसका शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या से लाभ, किस बारे में बात की गई? गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें बात की गई थी जी किसकी? ईर्ष्या। ईर्ष्या की बात की गई, ना निंदा की ना अपव्यय की। ईर्ष्या का काम क्या है? हंसाना होगा, रुलाना, जलाना या नचाना। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, ये बात गद्यांश में की गई थी। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है? तो ध्येय आदर्श को कहते हैं, लक्ष्य, इच्छा या मूल्य। तो आप कहेंगे ध्येय का अर्थ होता है जी लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की गई है क्या? स्तुति की गई है, मतलब पूजा की गई है उनकी, प्रशंसा की गई है यानी उनकी तारीफ की गई है, उपासना पूजा की गई है उनकी, या खिल्ली उड़ाई गई है? क्या बोलेंगे भैया? उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, करण कारक किस वाक्य में है? कौन सा वाक्य है जो करण कारक का है? यह राम की पुस्तक है। क्या यहां पर करण कारक? आप कहेंगे नहीं जी, संबंध है। राम को फल कुछ देने की बात में साथी आपका क्या करण कारक होगा? आप कहेंगे नहीं भैया, राम को फल देने की बात है तो आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। वह कलम से लिखता है, तो ये क्या होगा? करण, अर्थात कलम के द्वारा लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक था। ओटना और ओटना का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब था, ओटना मतलब बिलौने अलग करना, और ओटना का मतलब क्या होता है? जैसे दूध औटा दिया, घर में होता है ना, अंगीठी में दूध औट रहा है, तो उसका मतलब होता है खोलाना, उसको खोलाना कहेंगे। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर ना बदले? तो भारत क्या बोलेंगे आपका? भैया ये आपका संज्ञा शब्द हो गया, श्याम हो गया, आपका दक्षिण हो गया, सभी संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा अविकारी हो, आप संज्ञा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। संज्ञा भी, सर्वनाम भी, आपका साथी की क्रिया भी, विशेषण भी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं आपके विकारी। तो अव्यय अविकारी आहा होगा। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी, लहर। ठीक है। एक बार मैं आपसे पूछूं, अधूरा आप बता दें, बार बार बात करते हैं इस बारे में, हर छात्र जानता होगा तो बताएंगे एक बार। आंसू के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। पीतांबर में साथी कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बहुव्रीहि दिया तो पीले वस्त्रों को जो धारण किए वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी हो गए, अर्थात बहुव्रीहि सही उत्तर हो जाना था। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह होगा? नहीं जी। अल्प विराम होगा आपका? नहीं जी। पूर्ण विराम वाक्य के रुकने पर प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया गया है भैया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, कौन सा भेद गलत है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। तत्सम
क्या बोलेंगे? आपका तत्सम हो जाएगा जी, आपका तद्भव होता है, विदेशज होता है और देशज शब्द होते हैं। तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाना था? आपका यौगिक हो जाना था। ठीक है, यौगिक हो जाएगा इसका उत्तर। तुमड़ी के शब्द साहित्य के लिए, तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है? आपका बद्री नारायण की रचना है। 2010 में इसको साहित्य अकादमी मिला, 2022 में, सॉरी 2010 बोल रहा हूं, 2022 में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक का अर्थ स्त्री है? आंगन, ये तो घर का आंगन होता है। अंगजा होगा क्या आपका? अंगना, अंगना क्या होता है? अंगना स्त्री। जैसे आपका कल भी प्रश्न पूछा गया वीरांगना, तो वीर है जो अंगना, अंगना अर्थात स्त्री। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो ये बंद होना है तो ये तो भविष्य की बात कर रहा है, और पिछला सोमवार भी कह रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो यहां भविष्य की बात है और यहां पिछले की बात कर रहा है, तो भैया कोई आपका संतुलन नहीं बनता बात का। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है और यहां पिछले की बात कर रहा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये दोनों बातें किसकी हो गई? आपका भूतकाल की हो गई, तो एक संतुलन बन गया वाक्य में। ठीक है, आगे आएंगे। एक बार थम्स अप करें, ऐसे कितने साथी हैं जो परीक्षा दे के आए हैं और एनालिसिस देख रहे हैं, जो भी परीक्षा दे के आए हैं। ठीक है, अपना स्कोर मिलाना, आप लोग कितना करके आए हैं, और उस स्कोर को लेकर के चिंता नहीं करनी है कि भैया, अब देखो आप लोग दे रहे होंगे परीक्षा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि भैया रीजनिंग करने लायक है। इस बार मानसिक अभिरुचि गायब हो गई, मानसिक अभिरुचि गायब हो गई, तो पिछली बार जो 10-12 प्रश्नों में डाउट था, तो उधर आसान करके कहाँ कर दिया, फिर जीएस को कठिन कर दिया। जीएस में बच्चे कहाँ 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17, 18 इसके आसपास हैं ज्यादातर, तो स्कोर कम हुआ है जीएस में। तो वो आपका अकेले का कम नहीं हुआ है, वो सभी के लिए एक जैसा कम हुआ है। लेकिन हिंदी, रीजनिंग और मैथ की बात कर दे 4-5%, और ऐसे ही रीजनिंग की बात कर दे 5 से 7%, तो ये मतलब कठिन प्रश्नों में है, और वो स्कोर फिर आ रहा है बच्चों का नीचे। जीएस, जीएस में वो स्थिति चल रही है बच्चों की, भैया जीएस में तो इस बार बड़ी गड़बड़ कर दी। तो उसके बारे में हमको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं उन छात्रों को संबोधित कर रहा हूँ जिनकी परीक्षा अभी होनी है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। जब हम पहला प्रैक्टिस सेट करें तब भी बोले कि भैया कोई बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कभी भी परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हो सभी के लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा, है ना। तो इस बात को याद रखें हमेशा, और उस माइंड को प्रिपेयर करके जाए एग्जाम में। बाकी की भैया पेपर हॉल से निकलते निकलते तो ऐसा लगता है कि 125 हो गए हैं, जैसे तुरंत किसी ने पेपर दिया और बोले भैया मेरे 125 हो गया, बाद में शाम को पता चलता है स्कोर 100 से नीचे है। तो वो सबकी स्थिति होगी, आपके अकेले की नहीं होगी, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? इस चिकित्सालय में, इस चिकित्सालय में, आपका जो चिकित्सालय है में सर्वोत्कृष्ट रोगी, तो सर्वोत्कृष्ट रोगी नहीं होते हैं भैया, सर्वोत्कृष्ट तो चिकित्सा होती है, तो सर्वोत्कृष्ट रोग गलत लिख दिया। राम का दर्शन पाकर, पाकर नहीं, राम का दर्शन करके अहिल्या धन्य हुई। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, तो गर्दन क्या होती है? झुकती है, उसकी गर्दन झुक गई। या नीचे बोलने की बात होती है सिर झुक गया, गर्दन लज्जा से नीचे नहीं, क्या बोलेंगे आपका भैया? सिर लज्जा से झुकेगा। ठीक है, झुकता है आपका। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, एकदम से सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि आपका इसमें से को पूछ रहा है, तो पत्ते अलग हो गए, अर्थात किसका? अपादान का उदाहरण हो गया। किसका? अपादान का उदाहरण हो जाना था। आगे अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? होकर, वहां, हूं या मैं। तो होकर आपका साथी एक क्रिया को दर्शाता है, मैं एक साथी सर्वनाम को, वहां क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्थान को दर्शा रहा है। ठीक है, स्थानवाचक अव्यय है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? कहीं ना कहीं, तो वह होगा या होगी, तो स्थिति को दर्शा रहा है, जी भैया ये भी ठीक हो गया। पीछे, पीछे क्या समयवाचक को दर्शाता है? पीछे तो भैया स्थानवाचक को दर्शाता है, आगे पीछे ये किसको दर्शाते हैं? स्थानवाचक को। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कौन सी है? बेशक, भाई बिना शक के, बिल्कुल निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, यानी ये भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, सर्वत्र, सब जगह, ये भी सही हो गया। तो यानी कि बी, आपका बी सी डी सही थे, ए गलत था। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह हो जाना था, उत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? लघुता भाववाचक संज्ञा है, लाघव भागवाचक संज्ञा है, महत्व भाववाचक संज्ञा है, महत्व महत्व से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, आगे दैनंदिनी का पर्यायवाची क्या है? दैनंदिनी,
दैनंदिनी दैनिकी को कहते हैं, नियति भाग्य नहीं होगा, दस्तूर भाग्य भाग्य को दिए हुए हैं, दैनिकी डायरी को कहते हैं, ठीक है, दैनंदिनी का। इसको तो कठिन प्रश्न मानेंगे, बहुत कठिन प्रश्नों में से एक। किसी साथी को पढ़ा हुआ तो बात अलग है, बाकी मैंने तो पहली बार देखा है कि दैनंदिनी होता है। सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर हैं, निराला, मोहन राकेश या प्रेमचंद? अमृतलाल नागर हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो कहा ना जा सके वो अकथ्य। ए माने ना, कथ्य माने कथन, जिसको कहा ना जा सके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? देखो इसकी वर्तनी गलत है, साफ देख रहे होगे ना आप, पेपर में पूछा जाएगा तो देख लेना ध्यान से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका प्रेम होता है। शीत का विलोम क्या होगा? शीत माने क्या होता है? ठंडा। और शीत का विलोम क्या होता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण अर्थात जिसमें आपका द्वंद्व समास होता है, तो दोनों विलोम होते हैं। शीतोष्ण, उष्ण क्या है? आपका विलोम हो जाएगा शीत का। संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है, ये पूर्ण वर्तमान काल है साथी आपका, क्या बोलेंगे? यह आपका संभाव्य भविष्य है। संभव है तो बाकी तो वर्तमान की और भूतकाल की स्थिति दे दी। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती हो जाएगा। नेत्री नेता का होता है, महोदया महोदय का होता है, महान खुद एक पुल्लिंग शब्द है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी किसको दिया गया? मृदुला गर्ग को दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण का उदाहरण है? तो महाप्राण कौन सा होगा? लय होगा क्या? नहीं जी, अंतस्थ हो गया। क्या आपका पांचवा हो जाएगा? ये क्या बोलेंगे आपका? ये क्या हो गया? च वर्ग हो गया, च छ ज ज अइया, तो ये पांचवा हो गया। तै थे दे, दे 3 पे आता है। पे फे क्या बोलेंगे? पे फे बे भे, तो 4 पे आ गया, तो डी हो जाएगा इसका, ठीक है जी। आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? आज, आज नहीं होता जी, अद्य होना चाहिए था। अग्र होगा क्या? अग्र, अग्र क्या होता है आपका? बिल्कुल होगा तत्सम, आगे को बोलते हैं। आग नहीं होगा, ये तद्भव है अग्नि का। अक्षी का आंख होता है। श्रुति सम भिन्नार्थ, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचाने। अभिलाषा, इच्छा, भाई एक जैसे दिखने चाहिए, तो एक जैसे दिखने वाले कौन से? कुल और कुल। कुल मतलब संपूर्ण, और कुल आपका किनारा होता है, कुल परिवार को भी कहते हैं। पृथ्वी की, आप बस इतने ही प्रश्न हैं। अभी सर आपको आगे मैथ्स को कराएंगे और फिर आपको साथ ही जीएस और रीजनिंग को बताएंगे। तो अच्छे से मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट जिन साथियों का आगे एग्जाम है। और मुझे ये भी पता है दोस्त कि बहुत बड़ी निराशा, क्योंकि लाखों बच्चों ने तैयारी की है, 60,244 का ही सिलेक्शन होना है। तो अभी वो वक्त आएगा कि जब आप अपने पेपर दे देंगे, अपनी परीक्षा दे देंगे, तो अपना मूल्यांकन भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर सफल होने के बाद भी अगली राह चुननी है, और असफल होने के बाद में भी अगली राह चुननी है। तो बहुत शांत और विवेकी होकर के उन सब चीजों का चुनाव करते हुए आगे बढ़ते रहें एक अच्छे छात्र की तरह। और जिनकी परीक्षा आगे है उनको साथी बहुत बहुत सारा, बहुत बहुत सारा स्नेह कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आए। ओके, थैंक यू। करनी है ये भी? चलो आने वाले हैं सर, अभी करा देंगे। इतने कोई बात है तो आप कोई बात कह सकते हैं, कोई बात है तो। अब आप बताएं, आप लोगों ने जिन्होंने नया पेपर इसको अटेम्प्ट किया, तो नया पेपर जब अटेम्प्ट किया तो कितना स्कोर आप लोगों का बना? तो आपके बनने की बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बात दूसरी हो जाती है। ये आप जानते होंगे, आपने भी पहले परीक्षाएं दी होंगी कि भैया जो चीज़ें यहाँ बैठ के आसान लग रही होंगी, तो मैं इसको आसान या कठिन कहने वाला कोई नहीं होता, और मैं उस तरह की टिप्पणी करूंगा भी नहीं कि भैया आसान है या कठिन है। तो वो तो मतलब आसान या कठिन उसका चुनाव तो बच्चा ही करता है। जो प्रतियोगी छात्र है वह ही बता सकता है कि अगर किसी से नहीं बन पाया तो उसके लिए कठिन है, जिससे बन पाए प्रश्न उसके लिए आसान है। तो ये तो छात्र ही तय करते हैं हमेशा। अध्यापक इस बात को तय करने लगे कि कठिन है या आसान है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। और मैं एक मार्किंग भी देने लगूं कि भैया इतना स्कोर तुम्हें हिंदी में कर देना चाहिए तो मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब का वो अर्थ भी नहीं बनता। सारा हिसाब आपका है, आप कितना परफॉर्म करके आए होगे। फिर भी मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं एक बार। कुछ साथी 32 लिख रहे हैं, 33। बेटा घर बैठ के लिख रहे हो, पेपर में पता चलेगा पेपर में कितना करके आओगे, तो घर बैठ के। बाकी जिन्होंने सही मिलान किया हो, और अगर उनमें से मिलान करके कुछ साथी लिख रहे हैं 31, 32, कोई 33 भी लिख रहा है, कुछ साथी 35 लिख रहे हैं, कुछ 30, 29 भी लिख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, ठीक है, सब अच्छा हो, आपने मेहनत की होगी। अगर आप मेहनत करने वाले 60,244 में से होंगे तो आपकी जगह पक्की है। कम मेहनत रही होगी तो उसको भी स्वीकार करना है कि भैया हाँ कहीं पे कम मेहनत रह गई होगी। जैसे मान के चलिए कुछ, मैं भी जैसे मैंने एक नाम लिया,
तो वो किसका, अपना उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी अजीत सर आपको जीएस कराएंगे, तो बड़े ध्यान से एक बार मिलान करें। थैंक यू, नमस्ते सर। तो बच्चों नमस्कार। हम लोग बात कर लेते हैं जीएस के बारे में, और यहाँ पर जीएस से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सभी साथीगण हमारे आ जाएं। जीएस हमारे ये है, यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहां से है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है के माध्यम में विशेष, इसको थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर होगा अगोरा पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका। अच्छा क्वेश्चन था। हर वर्ष किस दिन अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं? 5 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। लिखा है हाल में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2024, तो इसका होगा कोपेगेंडा। 75 भी जीएस का है क्या? 75 भी जीएस का है। चलिए कहां पर है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए यहां पर है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत तो सूर्य, हर कोई इसका आंसर दे ही देगा। चलिए तो 75 हमने लगा लिया था, 76 हमने राष्ट्रपति लगा लिया, 77 हमने यहाँ पर अगोरा पल्स लगा लिया, 78 में हम बात करते हैं कौन सी बांग्लादेश की राजधानी हमने लगा ली, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण हमने 5 मार्च लगा लिया। नेक्स्ट है, यहां पर हम लोग थे, यहां पर था तो इसको कैपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमंस रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? बी। इसका सही आंसर हम लोग कर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी आर कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट है, कौन अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर? तो इसका सही होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है यहां पर। अच्छा सेम वही क्वेश्चन है क्या? इसके बाद हम 83वें नंबर पे चलेंगे, ये हमने पढ़ लिया। 83वां क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा। यहां पर हम लोग बात करेंगे, इसका सही आंसर होने वाला है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर इसके जो लेखक हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा यहां पर C.E. लुइस, C.S. लुइस इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया इसका क्या आंसर होगा कि जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु, तो इसका हो जाएगा शून्य जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम। अगर आप लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं, फुल फॉर्म से यहां पर आप देख लीजिएगा कि भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर क्या है, तो आप बता देंगे भैया तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण केंद्र। दिल्ली का पहला सुल्तान। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछता दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, तब आप इल्तुतमिश कह सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जर्नल पूछा है तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 80
8 में हम आते हैं नाइट्रोजन की खोज, तो आप कहेंगे भैया डेनियल रदरफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीएसटी सामान्य पोर्टल होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग कहेंगे सर इसका सही आंसर होगा www.gst.gov.in। नेक्स्ट है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, नीलगिरी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा है व्यापार घाटे का। व्यापार घाटे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो ये व्यापार घाटे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती के व्यापारिक रूप का नाम बताइए जिनमें कुश्ती विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे, तो कुश्ती या पहलवानी उसको कहा जाता है। किसी संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक जारी की होगी, तो वो हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एएफओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लिखा है पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किसे प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय धूल कणों को। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लिखा हुआ है डीएनए की संरचना द्वारा खोजी गई थी, तो आप बता दीजिएगा सर ये इसका सही आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण, तो विमुद्रीकरण तो आरबीआई ही समर्थन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए, तो इसका फिशिंग सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रोजन वायर के कई सोलर विंड्स, तो इसका सनवर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सनवर्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहां लिखा है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है गोंडवाना में और पेंजिया में, तो भैया बड़े महाद्वीप को पेंजिया आप लोग कहेंगे। ठीक है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण, तो ये विश्व बैंक ही होगा। ठीक है, विश्व बैंक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया जाता है, समानता इक्वलिटी होती है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 15 अप्रैल इसका सही आंसर होगा, 15 अप्रैल इसका सही आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आज पूछ लिए, जबकि कल और परसों कल एक एक क्वेश्चन था, आज पॉलिटी से 3-3 क्वेश्चन भी यहां पर रखे हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। नेक्स्ट है महिलाओं और एससी एसटी समुदायों के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, इसका आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर, हरिहर और बुक्का, तो इतिहास के भी 2-3 क्वेश्चन हैं, तो आप कहेंगे हरिहर और बुक्का। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ऊपर होती है भारत के जीएसटी मॉडल में, तो आप कहेंगे सर इसके 4 स्लॉट होते हैं, 4 स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान हेड नगोजी ओकोंजी इवेला। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखी गई है, मारियो पुजो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे की बात करते हैं। यहां पर पैन कार्ड के बारे में बात पूछी गई है, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका मतलब स्थायी खाता संख्या। चलिए आगे अब आपका है भैया यहाँ पर रीजनिंग का, तो रीजनिंग में अभी सर आ रहे हैं, अभी मैं राहुल सर मैथ के लिए हैं यहाँ पर। चलिए आप सभी साथीगण यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए तो जीएस में आज कह सकते हैं करने लायक क्वेश्चन 22-23 थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग?
उम्मीद है अच्छे ही होंगे और पेपर को देख के थोड़ा सा अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे। तो एनालिसिस के लिए दोस्त आज आकाश सर आप लोगों के साथ रहेंगे। आकाश सर आप लोगों को एनालिसिस करा रहे होंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं वो सब बता रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं जो देखने लायक थे। अभी तक हम लोगों की 3 शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर मैं सबसे पहली शिफ्ट की बात करूं तो सबसे पहली शिफ्ट में आप लोगों से एसआई और सीआई का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहा था। कुछ चैप्टर्स मिसिंग थे, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे कौन से चैप्टर्स मिसिंग थे। अगर मैं दूसरी शिफ्ट की बात करूं तो दूसरी शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस का बोलबाला रहा था, वहां भी कुछ चैप्टर मिसिंग थे। इसका मतलब वहां उन दोनों शिफ्टों को देख के ये पता चल रहा था कि वो किसी एक चैप्टर को पकड़ रहा है और उस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दे रहा है और बाकी सबसे जो है वो एक एक दो दो डाल रहा है उन दोनों शिफ्टों को देख के। आज जो हुआ है, आज ये हुआ है कि अब सुबह वाली शिफ्ट में दोस्त उसने पार्टनरशिप से अब तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, पार्टनरशिप से उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। डीआई से अब तक 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, डीआई से उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रॉफिट लॉस से वो शुरुआत से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, शुरुआत से अब भी इसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन इसमें एसआई सीआई से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन नाव तथा धारा से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पेपर अगर मैं ओवरऑल कहूं, कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मेरे दोस्त पेपर बहुत अच्छा पेपर है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत आसान आप लोगों से कह दूं, लेकिन मैं एक तरफ ये भी कहूंगा कि आप लोग मतलब 90 to 95% आप लोग बना लेंगे। 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा ही बना पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन 21-22 क्वेश्चन में आप लोगों को जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। नाव तथा धारा से क्वेश्चंस बल्क में पूछे जा चुके हैं, ब्याज से क्वेश्चंस बल्क में पूछे जा चुके हैं। अब जो है पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, तो अब जो आने वाली शिफ्ट है उसमें नंबर किसी और चैप्टर का होगा जिससे वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिव्यू ये है कि 20 प्लस आपका स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर मैं कह सकता हूं 27 में से, और बढ़िया बालक तो कितने भी कर सकता है, बढ़िया बालक के बारे में तो कहना ही नहीं है। 20 प्लस जो है वो एवरेज स्कोर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे का जो कंटिन्यू करेंगे वो आकाश सर करेंगे। आकाश सर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या उनमें कॉन्सेप्ट लगा है। जितना थोड़ा बहुत बताना होगा, क्योंकि सारा बताना पाना पॉसिबल नहीं है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी शाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, और जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में उनके लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए और मेरे दोस्त घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पेपर ऐसा भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, तो आगे का कंटिन्यू करेंगे अब आकाश। हाँ मेरे पास ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो जो वेटेज आप लोग मान के चल रहे थे कि 17-18 क्वेश्चंस का होगा पूरे एग्जाम में, तो उसमें जो वेटेज है 27 क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए हैं, और कल की शिफ्ट में भी 25, 26, 27 ऐसे क्वेश्चंस थे। और कल जैसे अगर आपने देखा कुछ टॉपिक जो ज्यादा पूछ ले से नाव धारा आज नहीं पूछा, आज कोई और टॉपिक जैसे आपका पार्टनरशिप है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं आज के क्वेश्चन पे। तो दोस्त आज का क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपको सामने, ये हैं क्वेश्चंस भाई, टोटल 27 क्वेश्चन है भाई। और देखिए बहुत, अभी राहुल सर ने आपको बताया कि मेरे दोस्त इसमें 20 क्वेश्चन आपको हर हाल में करने ही करने हैं। मतलब 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा करेगा जिसने 20-50 20-30 प्रैक्टिस सेट भी करे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसमें आप में हर एक बच्चे को पता है सर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 6, 8, 10 और 12 से डिविजिबल है, और उसका प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। सभी स्थिति में 3 शेष बचता है। कितना? 3 शेष। तो मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर 10 से भाग देने पर, यह संख्या यहां बैठी हुई है, 10 से भाग देने पर अगर 3 शेष बचता होगा तो वो संख्या 123 ही है, और किसी संख्या में 10 से भाग दोगे तो 3 शेष बचना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉपी पेन कुछ यूज नहीं करना। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं,
तो 60% ज्यादा के हैं। अगर टोटल 100% मानते हो आप, टोटल मान रहे हो 100, तो उसमें से 60 जो है वो 30 प्लस आयु के हैं। अब इन 60 में से भी 75% पुरुष हैं। इन 60 का 75%, भाई 60 का 75% आपको पता है सर 45 होता है, 45 है पुरुष। जो टोटल है उसमें 60% आपको नजर आ रहा है सर जी, 60% जो विद्यार्थी हैं वो 30 प्लस के हैं, श्रमिक जो हैं, और 75% पुरुष हैं। तो 100 का 60% यानी 60, और 60 का भी 75% 45। हमारे हिसाब से 45 पुरुष है। वो कह रहा है शेष जितनी भी है बची सब महिलाएं हैं, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 हैं। तो भाई 45 हमारा है, वो कह रहा है 135 है। तो 45 का मान अगर 135 है तो 1 का मान 3 हो जाएगा, और वो पूछ रहा है टोटल श्रमिक, तो 100 का मान 300 हो जाएगा। इस तरह से मैं देखूं तो लगातार 19 क्वेश्चंस हैं भाई, लगातार 19 क्वेश्चंस हैं, ये बात आपको समझ आएगी। अब ये बेसिक जो क्वेश्चंस है उनको आप करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया, एक सेब की कीमत में 20% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो भाई अब 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद पा रहे हैं, तो आप लोगों को बताना है सेब की घटी हुई कीमत कितनी है। अगर 20% की कमी कर रहे हैं तो सेब की घटी हुई कीमत बतानी है पर दर्जन। एक दर्जन की कीमत तो 12 रुपए 96 पैसे है। सिंपल सी बात, आपको पता है सर 54/10 करेंगे, और इसको अगर 20% है तो 20 बटे अगर 100 आप करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 20 से 5 बार, और 50 का भाग इसमें दोगे तो 1.088 होगा एक सेब की कीमत, एक सेब। और वो पूछ रहा है 12 सेब यानी एक दर्जन, तो इसमें 12 की गुणा करो, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, सीधा सीधा इसका आंसर है। आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं भाई, ये रहा एक गिलास में दूध और पानी। दूध और पानी का अनुपात 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो दूध और पानी का अनुपात जो है 3:5 है। दूसरे गिलास में 6:1 है। कह रहा है किस अनुपात में मिला दें कि वो 1:1 का अनुपात हो जाए। तो मेरे दोस्त 1:1 का अनुपात आपको लाना है। अब जैसे ये हो गया 5, 3, 8, ये हो गया 6 और 1, 7, 1 और 1, 2, इन सभी की मात्रा बराबर करोगे तो 20:7 इसका आंसर आएगा। जब मात्रा बराबर करके हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा टफ आपका क्वेश्चन नहीं होगा। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें सब बच्चे जानते हैं भाई लाभ हो गया 20% का, लाभ हो गया 20% का। तो मैं और क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट से दे दूं। जैसे 72 वस्तुओं का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत। अब लाभ का प्रतिशत अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका भाई, क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लाभ का प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है 44। ऐसे क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि आप यहां करें, आपको आते हैं बहुत आसानी से। ये आंसर है 44%। अगला देखिए 12, 18, 20, 25 का एलसीएम 900। एकमात्र संख्या है जो 25 से कटती है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, या 2 और 5 यानी 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर 75 हो। वही संख्या 25 से कटती है। तो देखो यहां 2 जीरो हैं, बाकी किसी में भी 2 जीरो, 25, 50, 75 ऐसा कुछ नहीं है। 25 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके लास्ट में 2 बार जीरो हो, या फिर 25 हो, या लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल जीरो या 25 या 50 या 75 होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके सामने, तो इसमें आप 900 करेंगे फटाफट। एक और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, पी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ये बच्चे ने जो आंसर कर रखा है वो कर रखा है 75, और इसका आंसर बिल्कुल सही है 75। आपको पता है अगर ए की आप लोग 100 मानते हैं तो बी की क्षमता जो है 160, यानी कि 5:8 इनकी क्षमता आ गई। क्या आ गई? क्षमता। तो मेरे दोस्त इनका समय जो है क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, 8:5 होगा। और 8 का मान 120 दे रखा है, यानी 15 गुना। तो 5 का मान भी 15 गुना होगा जो कि 75 होता है। 5 का मान भी साथी 15 गुना होगा जो कि 75 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आपकी अभी रीजनिंग का भी एनालिसिस होना है। अब ये क्वेश्चन औसत चाल का है, बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, एक बार जरूर देखें। भाई यहां दिख रहा है 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 की स्पीड से। तो 80 की स्पीड से अगर 600 किलोमीटर जाएगा तो कितनी देर लगाएगा? आप 600 में 80 का भाग दे देंगे, बस 600 में 80 का भाग, ये आ गया समय। 800 किलोमीटर 400 की स्पीड से, तो 800 में 400 का भाग दे दो, ये आ गया इनका समय। अब 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा,
तो 100 में 50 का भाग दे दो भाई, 50 की स्पीड है। तो दूरी और आपको चाल बतानी है, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी आपके सामने है 600 और 800 1400 और 100 यानी कि 1500, दूरी हो गई 1500, ठीक है। और बटे में समय जब आप करोगे तो समय यहां से कुछ पॉइंट में आएगा, यहां से पूरा आ गया 2, यहां से 2 तो 4, और जो यहां से आए उसको यहां बटे में लिख देना, आंसर सी आएगा इसका, सी इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त, ठीक है, सी इसका आंसर आएगा। तो फटाफट मैं आपको पूरा एक पेपर दिखा रहा हूं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सर, 9 2 6, ये तो बहुत मोस्ट फेवरेट यानी किस्त वाला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है प्रॉपरली, किस्त वाला क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन फिर टाइम एंड वर्क से आ गया, और 11वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने ये एग्जाम किया है बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आप देखते रहिए भाई, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, अगर ए 100 समय ले रहा है तो बी अगर 100 ले रहा है तो ए 150 समय ले रहा है, यानी कि 2 और 3, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 27। अब अगला 12वां सवाल की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12, तभी के मैं आपको एग्जाम्पल आंसर देता चल रहा हूं भाई, जरूर देखते रहें। तो यहां 12वें क्वेश्चन की देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन 12वां, अगर कोई धनराशि 2 साल में 3 से 6 हो रही है, यानी 2 साल में डबल हो रही है, तो कह रहा है 4 साल बाद ब्याज, तो भैया 4 साल में वो 4 गुनी हो जाएगी। अगर 2 साल में 3000 से 6000, यानी अगर 3 साल में डबल हो रही है, ठीक है, 3 साल में डबल हो रही है तो 4 साल में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 3000 से 12000 हो जाएगी। तो ब्याज कितना हुआ, 12 में से 3000 तो मूलधन है, तो ब्याज हो गया 9000 रुपए। ब्याज कितना हो गया, 9000 रुपए। अगर 13वें क्वेश्चन की बात करूं, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार को 21% का लाभ होता है, तो यदि वह छूट ना दे तो कितना लाभ होगा। आप लोग जानते हो सर, एमआरपी और सीपी के बीच एक रिलेशन होता है। एमआरपी होता है क्या, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 21% का लाभ है ये 121। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 12 गया 88, 11 से ये 11 बार, 11 से ये 8 बार। अगर वो कह रहा है डिस्काउंट ना दे, यानी 8 की चीज अगर 11 में बेचे तो कितना बेनिफिट होगा, तो मेरे साथी 8 की चीज आप खुद निकाल लेना, अगर 11 में बेची जाए, 8 की चीज को अगर 11 में बेचें तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा 37.5% का। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 हो है और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ ज्ञात कर सके, तो आप बड़े आराम से इस सवाल का आंसर करो सर, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। एक चीज आपको दे ही रखी है, क्रय मूल्य 3600 है, जैसा मैंने पीछे लगाया था सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आपको उस पर पता चल जाएगा जी कितना इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है भाई। तो एक बार देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से आया, जिसको राहुल सर बता रहे हैं कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया है। तो दोस्त इसका आंसर अगर आप देखें तो 3000, इसको एक बार जरूर चेक करेंगे, एक्स मान के आप लोगों को करना है कि अगर भाई ए ने 5x लगाया, बी ने 4x लगाया, सी ने 3x लगाया, 4 महीने के बाद, यानी बी का पैसा जो था 1000 रुपए अतिरिक्त लगाए, तो बी का पैसा जो 4x था वो 1000 और बढ़ जाएगा 4 महीने के बाद। तो उसको कुल मिला के जब आप आंसर करोगे तो ये आंसर 3000 आने जा रहा है भाई, कितना, 3000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूं तो बहुत आपको टाइम देखने को लगेगा, लेकिन अभी आपको और करनी है रीजनिंग, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे चल रहा हूं। ये सवाल आप देखो, सीधा बुक में लिखा हुआ है, आर एस अग्रवाल बुक में भी मिल जाएगा आपको ऐसा सवाल, एक बिल्कुल ऐसा सवाल आपको आर एस अग्रवाल बुक में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, इसका आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूं डी। एक बार जरूर करके देखना भाई, अपने से एक बार अपने से जरूर करके देखना, इसका आंसर डी है। एक्स एक पूंजी 1/6 हिस्सा, ये 1/3, तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, आप 1/6 और 1/3 है, तो 6 और 3 का एलसीएम ले लेना 6, कुल राशि मान लेना 6 है जी। तो 1/6 यानी 1 और 1/3 यानी कि 2, तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा शेष बच रहा है 3 हिस्सा, उस हिसाब से आप इसको कर पाओगे, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कर पाओगे। तो कुल राशि माना 6 हो गई, कुल राशि माना 6 हो गई, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया, कुल राशि हो गई 6। तो 1/6 हिस्सा यानी कि 1 भाई, 1/6 और 1/3 हिस्सा यानी कि 2, और उसने शेष पूंजी जितनी भी पूंजी है टोटल 6 में से 1 और 2 ये चलेगी, उसने लगाई है 3 पूंजी। समय की आपको सीधी गुणा करनी ही होती है,
1/6 समय, 1/3 समय, पूरा समय 1। ये कह रहा है यदि पूरे समय के लिए करे तो 1, वहां से आप इसको करेंगे आंसर आएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन 17th है तो बहुत इजी, लेकिन इसके ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करी गई है। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, और मेरे भाई जब लगातार संख्याएं होती है ना, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उनका जो आंसर है औसत वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो इसका आंसर आना चाहिए सी कायदे में, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऑप्शन में सी दे ही नहीं रखा। तो आप लोगों को ये पता है ये बच्चा जो है ये लगा के आया ABCDE और बटे 5, तो या तो होता A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5, लेकिन प्लस ना देके गुणा बटे 5 करोगे तो नहीं होगा भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, विषम संख्याएं यानी लगातार है तो ये वाली 2 ज्यादा होगी, जैसे 1 से अगली संख्या 3 है, 3 से अगली 5 है, 5 से अगली 7 है, यानी हर किसी में 2-2 का गैप है, तो ये A से 2 ज्यादा है और ये A से 4 ज्यादा है। तो A प्लस 4 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? A प्लस 4 इस सवाल को देखने को मिलेगा भाई, 17वें का D। और 18वें का आंसर की अगर मैं बात करूं तो 18वें का आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है बच्चे ने, सी ऑप्शन। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। भाई 3 संख्याएं हैं तो जो दूसरी वाली है ना पहली की दुगनी है, तो अगर मैं इसको 6 ले लूं तो ये पहली की तो दुगनी है, तीसरी की 3 गुनी है, ये हो गए भाई 3 संख्या का रेशियो। सीधा सा ले लो, 2 और 3 की गुणा करो, यानी बीच की संख्या जो है वो 6 है। वो कह रहा है पहली की दुगनी है तो पहली ले लो 3, 3 की दुगनी है 6, तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी 2 ले लो, 2 की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे छोटी बड़ी जो भी पूछेगा आप आसानी से बता पाओगे इनमें से, ठीक है। इनका औसत अगर आप देखो तो 6 और 2 8 और 3 11/3, 11/3 का मान 44 है, तो 4 तिया 12, 1 का मान 12, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है 12×72। इस सवाल का आंसर आप आसानी से कर देना। 19वां क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 19वां क्वेश्चन, ये लगातार मैथ के क्वेश्चन थे। 19वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 162 लीटर। कैसे आ रहा है भाई, एक बार देख लो कैसे आ रहा है, इसको देखो। दूध और पानी के 2025 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 12:13, 12:15 के अनुपात में दूध और पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो मेरे भाई पहली बात, मात्रा में मिला रहे हो आप लोग पानी, तो पानी मिलाने के लिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है दूध कांस्टेंट रहना चाहिए, जो कि कांस्टेंट है। तो सीधी बात है 15 से 12 यानी 2 रेशियो बढ़ रहे हैं, तो एक रेशियो का मान कितना होगा 12 13 25 बराबर 2025, तो जो भी आएगा उसका डबल करना है, ये आपका 162। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31 जो मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। 31वां क्वेश्चन आपको मैथ का देखने को मिला, उसका आंसर मैं फटाफट बता देता हूं। और ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। 100% का मान आपको पता है ये दे रखा है, उसमें से आगे उसने बोला है यदि मुद्रण लागत 40,200 है। मुद्रण लागत, इनमें मुद्रण लागत कहां है भाई, तो मुद्रण लागत अगर मैं देखूं तो कहां है, 20% है मुद्रण लागत। तो ये मेरे दोस्त 20% का मान दे रखा है, 20% का। अब आपसे पूछ रहा है इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा, तो प्रचार कहां है, तो आप लोग बोलोगे सर प्रचार जो है ये रहा, प्रचार लागत है 10%। तो भैया 20% का मान अगर ये है तो 10% का मान इसका आधा कर दो, कुछ भी नहीं करना। ये अगर 20% का मान है मेरे दोस्त, ये अगर 20% का मान है तो मुझे बताओ 10% का मान इसका आधा हो जाएगा, ये रहा इसका आधा, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था। तो इसमें 31 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें भाई मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप देख रहे हैं तो ये सेम है, नहीं ये 31 है। अगर बात करें ये है 32, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, एक बार देख लो। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू, ये आप एक बार देख लेना भाई, पूरा का पूरा पाई चार्ट इस तरह से दे रखा है। और इसमें आपसे जो पूछा गया है वो ऑप्शन क्वेश्चन यही पूछा है, मासिक राशि क्या है, संयुक्त रूप से खर्च की गई मासिक राशि। तो 32वें में हमें दिखाई दे रहा है 11,700, कितना 11,700। 32वें के बाद अगर बात करूं तो 33वें क्वेश्चन पे आपको मैथ नजर आ रहा है फिर से। 33वां क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है भाई, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो 33वें में आप लोगों को इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी 54%, बच्चा बिल्कुल सही करके आया,
कैलकुलेशन भी इस पे लिखी हुई है थोड़ी सी, तो 54% इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दो एक क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो 33 के बाद अगर मैं देखूं तो ये 34वां नहीं है, 35वां क्वेश्चन। हर कोई जानता है सर 15 की गुणा 3 में करो, आंसर 45। आंसर 45। 35वां क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर 45 नजर आ रहा है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो मेरे दोस्त 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, और ये रहा 37वां क्वेश्चन। इस 37वें क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाते हैं तो 37वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 22 वर्ष। तो 37वें क्वेश्चन के बाद भाई 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम है, माना औसत अगर ए है तो 11 लोगों की कुल आयु जो है वो ए हो जाएगी। और अगर कह रहा है विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु हटा दें तो कप्तान 29 का है तो विकेट कीपर 33 का होगा, इन दोनों की आयु हो गई कितनी, 62। अगर ये आयु 62 हटा दें तो जो शेष बाकी टीम बची है उसकी औसत आयु 2 वर्ष, औसत आयु से 2 वर्ष है। ठीक है, आयु जो है पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो ये जो 9 लोग बचे इनकी औसत आयु जो है पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। यहां से कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा भाई ए का मान 22। तो 37वें के बाद है क्वेश्चन नंबर 124। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं, उसमें फिर हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 124 पे लेके चलता हूं आपको। वो मैथ का क्वेश्चन है, ये देखो भाई। अब ये आप लोग देखेंगे कितना नकली सा क्वेश्चन अगर देखें, पर जिसको नहीं आता होगा ये, वो थोड़ा सा इसमें होपलेस जरूर होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है। तो मेरे साथी अगर मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। भाई इक्के होते हैं 4, तो 4 पत्ते में से कोई सा एक आ सकता है, जबकि टोटल जो है वो होते हैं 52। तो 4/52, भाई वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार 4 इक्के हैं तो 4 हो सकता है, और कुल प्रकार बटे में आपको 52 करना है क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। तो 124 के बाद एक और क्वेश्चन देख लो, बस खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 135 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो एक बार सवाल पढ़ के। आंसर 300, 60% लोगों ने ए विकल्प, 40% ने बी विकल्प। अगर टोटल 500 उत्तर है तो ए कितने लोगों का है, 500 का 60% निकालना था मेरे साथी। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें आप लोगों को देखना है आंसर क्या आएगा। 138, 138वां क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप इसको बोलते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही इस बच्चे ने कर रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो आंसर कर दोगे। ठीक है, बाकी लेवल किस तरह का है राहुल सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मतलब 27 क्वेश्चन हैं तो 20 से 22 क्वेश्चंस हर बच्चे को करने ही करने हैं, अगर आपको उस मेरिट में अपना नाम चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे ये आपके मैथ्स के थे कुछ क्वेश्चंस, अब आगे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन राहुल सर, संदीप सर आसानी से वो करा रहे होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग का है और किस तरह से वो आएगा। तो आप लोगों को मैं आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। ठीक है, और हमेशा अपना बेस्ट करना है, हार जीत होती रहती है। आप लोगों को जो लड़ना पूरे मन से है, बस ये बात ध्यान रखना, हारो चाहे जीतो पर लड़ो पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, तो अब मैथ्स पूरा हुआ, आपने अपनी जीएस भी देखी, तो मैथ्स और जीएस के बारे में आप लोगों ने पूरा देख लिया इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए राहुल शर्मा सर और संदीप चौधरी सर आप लोगों के साथ अभी जुड़ने वाले हैं। तो तब तक मैं आपसे पूछूं भाई, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं अब तक जीएस के और मैथ्स के, तो जो बच्चा अगर एग्जाम दे के आया है कितने क्वेश्चन आप बता सकते हैं सही हैं अपने? बस मैं 1 मिनट और लूंगा, फिर आप रीजनिंग कराएं। ठीक है, तो राहुल शर्मा सर हालांकि अब हमारे बीच में आ चुके हैं, लीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भैया पेपर अच्छा करके आए होंगे। और रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग किस प्रकार से आई है, लगभग 48 के करीब क्वेश्चन आए हैं, पूरे 55 नहीं है क्योंकि मैथ का थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो मैं बात करता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चनों की, तो सबसे ऊपर मैं पहुंच जाता हूँ। चलो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में हमारा क्वेश्चन आया है भाई 20 नंबर पे। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है
20 नंबर पे। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के बाद आते हैं। आपको एस ढूंढने थे जो के ठीक बाद आते हैं और के से पहले भी आते हैं, यानी कि के एस के का पेयर ढूंढना था। तो पहला पेयर तो ये मिल गया के एस के। दूसरा पेयर अगर हम ढूंढते हैं तो के एस के एक ये हो जाएगा और तीसरा पेयर के एस के मिक्स वाला हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप अपनी पेपर में मैच करते रहना कि आपके में हो सकता है ऑप्शन ये सी इधर दे रखा हो 3 नंबर शुरुआत में, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेना कि इसका आंसर 3 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन। और 21वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा। वो सीधा सीधा कह रहा था कि एक्स वाई की माता है, एक्स जो है वो वाई की माता है, ऐसा उसने बोला है। वाई जेड का भाई है, वाई जो है वो जेड का भाई है, और जेड ए की बेटी। अब जेड जो है वो ए की बेटी है, ए की बेटी है। पूछा क्या था? पूछा था परिवार में पिता कौन है। भाई देखो ये तो माता हो गई एक्स, तो परिवार में जो पिता बचा वो यही तो बचा ए। तो ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा है कि चीनी अगर मीठी होती है तो नींबू कैसा होता है। ये 2 सेकंड ना लगेंगी बच्चों को। और उसके बाद है आपका ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का ये रहा एक और क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन भाई पढ़ लेना सभी बच्चे, डायरेक्शन पढ़ लेना, ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। सीरीज से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ए डॉलर बी का अर्थ दिया है, सब कुछ दिया है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को, तो डब्ल्यू यू से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू का रिलेशन पूछा है यू के साथ, तो इसका राइट आंसर है भैया दादी। दादी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है, 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है। तो स्कूल का पूछा गया था, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो स्कूल ही कॉमन आ रहा है, और दोनों में नंबर कॉमन आ रहा है 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, बच्चों को परेशान कर रहा होगा अवश्य। इसमें क्या लॉजिक है कि भाई जो 3 5 लिखा हुआ है ना, इसने क्या लॉजिक लगाया है कि 3 + 5 को जोड़ दिया 8, और 8 तिया 24 कर रहा है, 8 तिया 24 यानी कि 24 पर x, 4 और 3 7, 7 तिया 21 पर u, 2 और 4 6, 6 तिया 18 पर r होता है, 3 और 2 5, 5 तिया 15 पर o होता है। लेकिन जैसे ही मैं 1 और 3 को जोड़ता हूं, 1 और 3 को जोड़ता हूं 4, और 4 में जब 3 की गुणा करूंगा तो 12, 12 पर l आना चाहिए था, लेकिन यहां m लिखा हुआ है, तो 1m3 वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर अलग होगा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 3 की गुणा कर रहा था, तब बीच में लेटर को लिख रहा था, यहां ऐसा नहीं है। नीचे सीरीज दी गई है एक आसान सी, 1 तिया 3, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, और 60 गुणा 6 करेंगे तो 360 होना चाहिए था, यहां 340 लिखा हुआ है, तो ये 340 ही हमारा गलत होगा। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 180 डिग्री मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो उसका मुख होगा भाई पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? उत्तर पश्चिम की तरफ कोई चल रहा है, वो ऐसे चल रहा होगा, तो बायां हाथ होगा इस दिशा में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज दी है ये बहुत ही शानदार, अगर मैं बात करूं तो 9 8 72 हो रहे हैं यहां पर, आप देखोगे है ना। और मैं अगर देखूं तो 9 8 72, और फिर आप गुणा कर लो, या तो इसमें गुणा का लॉजिक लगा लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि 9 एकम 9 होते हैं, और 9 से कट रहा है ये 1 बार कट रहा है, ये 9 से 8 बार कट रहा है, ये 9 से 27 बार कट रहा है, और ये 9 से कट रहा है भाई 64 बार। अब जो 9 से कटेगा, यानी कि ये 9 के मल्टीप्लायर्स थे, वो भी क्यूब के रूप में, ये अच्छी सीरीज थी। पहले उसने क्या किया, 9 गुणा 1 है ना, फिर 9 गुणा 8 यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब आएगा 5 का क्यूब यानी कि 125, और 125 के साथ जब 9 की गुणा करोगे तो वो 1125 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सीरीज अच्छी थी, शानदार वाली।
टीप को 30 लिखा है, जोड़कर 4 5 9 और 5 14 और 16 30, तो यहां भी रिवर को जो आप जोड़ोगे तो भैया 72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। रियल सम था, वास्तविक योग। ये आसान था, ये वास्तविक योग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने, ये पाई चार्ट आ गया, ये हमारा आंसर नहीं है। अब चलते हैं हम सीधा 34 नंबर के क्वेश्चन पर। 34 कहां पर है? ये रहा 34 यहां पर। कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि बिल्कुल आसान सा पूछा है। और निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है पूछा है। तो भाई 2020 भी लीप ईयर होता है, 4 भी लीप ईयर, 24 भी लीप ईयर। 14 जो है वो 4 से नहीं कटता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आपका भाई मैथ का क्वेश्चन है। मैं चलता हूं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये रहा सीरीज का क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि U4R8, यहां देखोगे 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो यानी कि 32 और 256 वाला आंसर होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ 32 और 256 है और यहाँ 32 256 है, तो बस लेटर और चेक कर लो। U21 माइनस के 3 18, 18 माइनस के 3 15, 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12, तो ये 12 वाला राइट हो जाएगा, ये G7 वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। फिर चलूंगा मैं सीधा 113 नंबर के क्वेश्चन पर। सीधा 113 पर जाकर फिर हमको क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के। बीच बीच में बाकी चीजें भी फंसाई हुई हैं। ये जीके और हिंदी है आपकी बीच में, लास्ट में जाके फिर आपके ये आ जाते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के। यहाँ पर 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्मामीटर का तापमान से थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को मापना, ओडोमीटर का काम है दूरी को नापना। जो गाड़ियों में लगा होता है ना मीटर के, इतने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है या बाइक चल चुकी है, उसका काम होता है दूरी को मापना। ऑप्शन नंबर 1। असमान संख्या ज्ञात करो। 10 15 15 60 9 12 5 20। बहुत ही आसान सा लॉजिक है। 5 से कटने वाले दोनों नंबर, 5 से कटने वाले दोनों नंबर, 5 से कटने वाले दोनों नंबर। 9 और 12 पर ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की संख्या, ये तो बिल्कुल डिक्टो पिछली बार का ही क्वेश्चन रख दिया। पिछली बार भी आया था एग्जाम में और इस बार भी आया है भैया। 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। 3 तिया 9, तो ऐसे हो जाएंगे। 3 माध्यिकाएं हैं, 1 2 और 3। 3 माध्यिकाएं त्रिभुज के 6 हिस्से कर देंगी, क्योंकि एक माध्यिका 2 हिस्से करती है। 9 और 6 15 और एक सबसे बड़ा वाला 16, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पूछा गया था बेजोड़ ज्ञात करो। बेजोड़, मई में 31 दिन होते हैं, जून 30 दिनों की होती है, मार्च भैया 30 दिनों का होता है। और इधर कौन सा महीना रह गया भाई? इधर कर लेता हूं थोड़ा सा इसको। हाँ, जुलाई भी आपका 31 की होती है, तो जून आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 117 अगर मैं बात करूं तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ एनालॉजी का अच्छा खासा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। उसने ट्राइंगल को ऐसे ही रखा तो सर्कल को भी हम ऐसे ही रखेंगे। पी जो है वो पलट कर नीचे चला गया तो के पलट कर नीचे उल्टा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, उल्टा रिवर्स में, है ना। एस पलट कर ऊपर चला गया तो डी पलट कर ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। और पी इसमें अंदर भी जा रहा है और वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो के भी इसमें अंदर जाएगा, वो बिल्कुल सीधा होकर जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो परफेक्टली राइट हो जाता है सी वाला विकल्प, जिसमें के राइट लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट ये फिगर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ये वाला भी भाई। यहां से आप देखोगे एक ब्लैक है, इसमें एक हिस्सा ब्लैक है, इसमें 2 हिस्से ब्लैक हैं और इसमें 2 हिस्से ब्लैक है। देखो ये 2 हिस्से ब्लैक है ऊपर नीचे वाला, यहाँ भी 2 कॉलम ब्लैक है, लेकिन यहां अगर मैं बात करता हूं तो 3 कॉलम ब्लैक हो गए। तो आप पेयर के हिसाब से चलोगे तो एक ब्लैक, 2 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, तो 3 ब्लैक वाला हमारा आंसर होगा। और ये ब्लैक का पोर्शन बढ़ता जा रहा है, पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर और आगे बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ गया, अब और आगे बढ़ जाओगे। यानी कि ये जो पोर्शन है ब्लैक की कंडीशन का पोर्शन कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। और इस तरीके का विकल्प जो हमको दिया था वो ऑप्शन नंबर कहाँ है? केवल और केवल थर्ड वाले में दिया था। और मैंने आपसे ये बोला था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, चेक कर लेना कि ये तीसरा विकल्प दिया कौन से ऑप्शन में।
वो बी वाले में दिया है, तो आपको बी वाला गोला काला करना था एग्जाम में, बी वाला गोला काला करना था, कभी आप सी को काला कर दो, ये फंसाने वाली चीज थी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पूछा गया है सीरीज का, पूछा गया है यहाँ भैया अगली आकृति, तो इसको रोटेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले ये इधर है, फिर नीचे आया, फिर हम गए ऊपर, यहां से ये इधर चला गया, अब यहां से चलूंगा, ये यहां से नीचे आया, यहां घुमाया, इधर चला गया, अब घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ, यानी कि इस वाले पोर्शन पर आ जाएगा, इस वाले पोर्शन पर यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों गलत हो जाते हैं। दूसरे वाले को चेक करोगे ऐसी रोटेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ACEGI, यहाँ बेजोड़ पूछा था, यानी कि अलग वाला, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 2, 9, ये 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, यहाँ 9 का वर्ग 81 होता, वो सही होता, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। हाँ, ये स्क्वायर वाली चीज है, यहाँ पूछा गया था कि किन आकृतियों को एक साथ फिक्स करके स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसमें चांसेस जो बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा वो इस वाले विकल्प के बन रहे हैं, 1 3 4, 1 3 4। मैं इस पर पूरा श्योर नहीं हूं, मैं इसको स्टार करके जाऊंगा फिर भी, ठीक है ना, लेकिन चांसेस मुझे बी के ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, ये आप थोड़ा स्टार कर लेना दोस्तों, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसके लिए नहीं कहूंगा कि हाँ एग्जैक्ट यही है। चलो बाकी क्वेश्चन ठीक है एकदम। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है ब्लड रिलेशन का, यहाँ आ जाएगा आपका PA का मामा, PA का मामा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, नहीं ये आयु वाला क्वेश्चन है, आयु वाला। यहाँ पूछा गया है यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो मेरे पति की आयु मिल जाएगी, वह मुझसे बड़े हैं यानी कि बड़े हैं, और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं पहले ऑप्शन को लेकर चलूं, यानी कि जो उसका पति है वो 45 का है, तो पत्नी जो होगी 54 का है, तो वो पत्नी होगी 45 की। मैं योग करता हूं तो 99 बनेगा, और अगर डिफरेंस करता हूं तो यहां बनता है डिफरेंस 9वां। क्या योगफल का 11वां हिस्सा है, योगफल का 11वां हिस्सा करोगे 9 आ जाएगा, तो 54 वर्ष जो है वो आदमी की आयु हो जाएगी, 54 वर्ष आदमी की आयु, बिल्कुल सही, 54 जो दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, ये प्रायिकता वाला आप लोगों ने कर लिया होगा, मैथ का क्वेश्चन है भैया, और मैं बात करता हूं 125वां क्वेश्चन है। 125वां, उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है, इस्पात, ताम्र, लेड और टिन। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भैया ताम्र कॉपर Cu हो जाता है, लेड भैया आपका Pb हो जाता है, और टिन Sn हो जाता है। ये धातु हैं, और इस्पात जो है स्टील जो है वो मिश्र धातु में रखा गया है, मिश्र धातु में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, सी नहीं होगा ए होगा, सी नहीं होगा ए होगा, इस्पात, इस्पात। ये आ जाता है आपका। हाँ, यहाँ डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग का, हालांकि वो आसान सा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन पूछा है सिंगली, 5 क्वेश्चन आते तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ एक ही क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है राइट वो आ रहा है भाई आपका ऑप्शन नंबर, मैं बात करूं तो निदेशक के पास वाला, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, मामले को निदेशक के पास भेजा जाना है, मामले को निदेशक के पास भेजा जाना है, क्योंकि वो एज में फेल हो रहा था, बाकी शर्तों में पास हो रहा था, और वो कह रहा था कि अगर एज में फेल होता है तो मामले को निदेशक के पास भेजो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आ गई आपकी सीरीज, श्रृंखला में पूछा गया है 145, यहाँ 10 20 30 40 50, 50 जोड़ देंगे तो 295, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था सीरीज का ये, और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है भाई। मैथ के जो शेप होती हैं उनको काटने की बात करता है। ये कह रहा है एक बेलन सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन के प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, एलिप्स होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सॉरी ये क्या हो गया भाई, हाँ ये रहा। चलो, ये पूछा गया है बैठक व्यवस्था वाला, रैंकिंग में, और वो भी लाइन में बिठाने वाला, तो इसका आंसर है बीच में कौन आएगा, बीच में डेविड आ जाएगा बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाई, ये पियर को यहाँ अपोजिट नंबर लिखे जा रहे हैं, अपोजिट नंबर, बी 2 पर होता है तो उसका अपोजिट 25 लिख दिया, ई 5 पर उसका अपोजिट 22, ए 1 पर उसका अपोजिट 26,
ऐसे ही आपको अपोजिट लिखना था, t 20 पर होता है, 20 का अपोजिट लिख दोगे तो 7, i 9 पर, 9 का अपोजिट होता है 18 और g 7 का अपोजिट 20 हो जाएगा। 7, 18, 20 ढूंढ लो, वो एकमात्र विकल्प में दिया था ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए पर। सीरीज बहुत आसान पूछी गई है, एक एक छोड़कर अल्टरनेट पर 16, 4, 20 और 4, 24, 10 और 4, 14 और 4, 18, 18 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 वाला। सीरीज में मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। अगर मैं बात करूं तो सीरीज के जो क्वेश्चन है ना, उनमें एक ही सीरीज मुझे थोड़ी सी ठीक लगी, बाकी तो सब आसान ही है। हैज का अर्थ है गुणा, तो देखो ये 2 सेकंड वाला क्वेश्चन, 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। भाई मैं कह रहा हूं लगभग अगर 48 क्वेश्चन आए हैं आपके रीजनिंग के, तो 48 में से मैं कहूंगा कि 40 क्वेश्चन बच्चा ऐसे हैं जो हर बच्चा करके आ रहा है। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से करोगे तो उनको भी कर जाओगे। 1-2 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि शायद नहीं हो रहा होगा, वो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 48 में से 46 भी कर रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि ये बहुत आसान होता है। ये कह रहा है अगर a डिफरेंस b का अर्थ है कि a स्क्वायर b, इस चिन्ह का अर्थ है कि a स्क्वायर प्लस b, तो यहां भी तो यही चिन्ह आ रहा है, तो ये कर दो a स्क्वायर प्लस b कर दो, 3 का वर्ग प्लस 6 कर दो, 3 3 और 6 15 हो जाएगा। अब 15 के साथ इस वाले चिन्ह को सॉल्व कर लो, और इसका अर्थ दिया था बी स्क्वायर प्लस ए, यानी कि बी स्क्वायर क्या है हमारा 2, 2 का वर्ग प्लस ए यानी कि 15, 2 का वर्ग 4, 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19 वाला ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़े, 6 किलोमीटर चले दक्षिण की तरफ और फिर बाएं मुड़े 6, ये 6 है ये 10 है। आपसे ये वाली दूरी पूछी गई थी, तो पाइथागोरस थ्योरम में 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा 136। इसका वर्गमूल आप निकाल लेना, तो वो आएगा लगभग 11.6, ऑप्शन नंबर सी, 11.6 ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका 300 आंसर आ रहा होगा, आपने कर लिया होगा। 60% पूछ रहा था, 500 का 60% 300 आ जाएगा। दी गई संख्या में अगली संख्या ज्ञात करो। 126, 112, 98, 84, 70 माइनस का 14 हो रहा है। 70 में से जैसे ही 14 घटाओगे तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। देखो सीरीज हार्ड नहीं है, सीरीज हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन ही था जो थोड़ा बहुत अच्छे लॉजिक के साथ था, लेकिन वो हार्ड नहीं था। यहां पूछा गया है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है। अंगूर सेब से बेहतर है। दूसरा तो बिल्कुल गलत। ये कह रहा है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। एक अच्छा तरीका, यानी तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन सेब स्वस्थ रहने के लिए अच्छा रहता है। सेब है ना, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये रहा आपका क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, ये बायोलॉजी, 20 में केवल जीव विज्ञान वाले आ गए, बायोलॉजी वाले, और 15 ने गणित चुना परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना, यानी कि 15 गणित वाले आ गए, मैथ वाले। 20 और 15 35, तो बीच में जो कॉमन बचेंगे वो 5 बचेंगे, क्योंकि टोटल 40 था, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वो यही पूछ रहा था, दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। नेक्स्ट 25 का वर्ग लिखा हुआ था, 35 का वर्ग लिख दोगे तो भैया 1225। देखो एनालॉजी का कितना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री अगर आप वामावर्त घूम जाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है ना। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। डी 4 और 4 8, 8 और 6 14, पहले 4 जोड़े फिर 6 जोड़े, फिर 14 प्लस के 4 18, फिर 6 जोड़े, तो अब आप 4 जोड़ दोगे और 24 और 4 28 पर बी आता है, तो बी वाले ऑप्शन को पकड़ लेना। बी वाला ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, यहां आपसे पूछा गया था डायग्राम, वेन डायग्राम किस किस के बीच, कबूतर पक्षी और कुत्ते के बीच में, तो कबूतर को पक्षी में रख लोगे, डॉग पक्षी में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंजीनियर ब्लूप्रिंट पर वर्क करता है, शेफ जो है वो रेसिपी पर वर्क करता है, रेसिपी इसका आंसर हो जाएगा। इंजीनियर क्या तैयार करता है, कोई भी चीज करता है तो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो एग्जामिनर भी शेफ जो है वो भी रेसिपी तैयार करता है, बनाता है। अगला पूछा गया था आपसे, श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा, श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होने वाला है। देखो E 5 पर होता है, 5 और 3 8, 14 और 3 17,
14 और 3 17 सेकंडों में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे ना, जो आसान थे, वो सेकंडों में सॉल्व हो रहे थे, 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड में। अब जो टाइम बचा गया ऐसी चीजों पर, वो भाई सिलेक्शन ले जाएगा, और जो आपको लग रहा था क्वेश्चन परेशान करने वाला है उसको साइड कर दो, निकल जाओ आगे तुरंत। पूरा पेपर कर लो, पूरा पेपर करने के बाद फिर उन पर आना जो लग रहा है कि अब मैं इसको कर सकता हूं। बचना भाई, पूरा पेपर अच्छे से कर लेना। 12 26 क्वेश्चन मार्क 24, इसमें क्या लॉजिक है भाई, इसमें 2 गुणा 6 कर दूंगा ना तो 12 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 2 गुणा 4 कर दोगे तो 2 गुणा 4 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 8 इसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो मैंने आपसे बोला था कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साउंड्स पर या चाइल्ड नेम पर, और वो भी पूछ ले गए। शेर गर्जन करता है रोर, लॉयन रोर, कुत्ता भौंकता है डॉग बार्क, बिल्ली म्याऊ करती है कैट म्यू, और गाय मिमियाना काउ ब्लीट लिखा हुआ है। मिमियाना नहीं होता भैया, है ना, रंभाना होता है उसका, वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी। कंपनी का आकार घटने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द, ये हिंदी का क्वेश्चन है। जल्दबाज नहीं होगा, अंधाधुंध नहीं होगा, समझदार हो जाएगा, लापरवाह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है। देखो उसने बोला था कि पी और क्यू एस के बच्चे हैं, एस के बच्चे हैं पी और क्यू। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। देखो पी और क्यू एस के बच्चे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सा आवश्यक है। आर पी का भाई और टी का बेटा है। आर जो है वो पी का भाई और टी का बेटा है, तो नहीं बता सकता भाई। पूछा था ना पिता कौन है, पी का पिता, यहां तो जेंडर ही पता नहीं चल रहा, अकेले से नहीं आएगा। यू क्यू की माता है, यू क्यू की माता है। अगर मैं दूसरे से करूं, यू को क्यू की माता बना दिया जाए तो ये अपने आप ही पिता बन जाएगा फिर, क्योंकि इसके दोनों बच्चे थे और यू माता हो गई तो ये पिता बन जाएगा। आप कहोगे ओनली सेकंड वाले से आंसर बन गया, ओनली सेकंड वाले से आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था भाई इंग्लिश का। अगर मैं कहूं तो ये टाइम टेकिंग भी था, और जिस बच्चे को इंग्लिश अच्छे से मीनिंग वगैरह पता है, तो इसमें जो बन रहा है ना वो एक लास्ट वाला विकल्प बन रहा है, और उसका मीनिंग बन रहा था, वो चेंज करने की बात कर रहा था कि तीसरे को छठे से बदल दो, चौथे को 9वें से बदल दो, 5वें को 10वें से बदल दो। जब इन लेटर्स को आप बदलोगे तो फिर आपका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा आपका भाई लास्ट वाले विकल्प में ये वाला मीनिंग बन जाता है EXHAUSTION। यहां मीनिंग बन रहा है, यहां एक फ्लेमिंगोज बन रहा है। फ्लेमिंगो तो होता है, फ्लेमिंगोज जो है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो मैं तो जाऊंगा भाई केवल थर्ड के साथ। तो इसका अकॉर्डिंग टू मी आंसर केवल थर्ड होना चाहिए, क्योंकि फ्लेमिंगो होता है जो पक्षी होता है, एक फ्लेमिंगोज बन रहा था, वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा था, ठीक है ना। इसलिए मैं केवल 3 के साथ जाऊंगा। बचता है आगे क्वेश्चन कौन सा आपका 150 वाला। ये पूछा गया था इसमें कि कौन सा शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पुश PUSH बन जाएगा, पेंट PENT भी बन जाएगा, और PAIN की अगर मैं बात करूं P, और इसमें A ऊपर कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन होते हैं आपके दोस्तों कंप्लीट, तो अपने मैच कर लेना। और वो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो उसको अभी साइड में रख लेना। बोर्ड उसका क्या आंसर देता है वो देख लिया जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके ओके हैं, एकदम शानदार, बहुत अच्छे आप लोग। मैंने बताया जैसे कि 48 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में बैठ रहे हैं रीजनिंग के, तो भाई 48 में से 40 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे कर लेंगे आराम से। ये आसानी वाले बता रहा हूं मैं, आसानी वाले। अब ऊपर के जो 8 क्वेश्चन हैं, इन 8 क्वेश्चनों में से 5 मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट, और 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाले भी हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाले भी हैं, 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 48 में से आप 44-45 का स्कोर कर रहे हैं, वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। 40 वाले भी बेकार नहीं है सुनना, लेकिन उनको दूसरे सब्जेक्ट पर स्कोर थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा फिर। जैसे कि मैथ का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ में उनके ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तो वो फाइट में रहेंगे बिल्कुल। ये मत समझना कि जी 40 करने वाले आ रहे हैं तो मेरे तो 40 ही सही हुए हैं, तो अब क्या मतलब 40 से कम सॉल्व हुए हैं,
भाई और दूसरे सब्जेक्ट पर स्कोर बढ़ा लो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्टों पर फोकस करके सिलेक्शन लेना होता है। ऐसा नहीं है केवल रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगी, मैथ भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, जीएस भी जरूरी है, और जीएस का लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। बाकी टीचर ने बता दिया होगा आपको किस प्रकार का लेवल रहा है। बाकी भाई गूगल फॉर्म के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप सभी लोग बच्चे यहाँ अपना स्कोर मैच करने के बाद एक दो क्वेश्चन का तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा। जैसे मान लो आपके अगर मेरे तो जी इस शिफ्ट में 190 बन रहे हैं, किसी बच्चे के 192 बन रहे हैं, किसी के 204 बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल लगभग जो आपका बन रहा है ना स्कोर, वो डाटा लिखना कि जी मेरे तो 204 के समथिंग बन रहे हैं। एक दो 204 में 202 205 अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 204 जो है वो मतलब आप अपना स्कोर जो है वो अच्छा वाला जो आप यहाँ स्कोर को करके, हाँ गूगल फॉर्म वही भरेंगे जिनका एग्जाम हो चुका है, बाकी मत भर देना, क्योंकि फिर कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। वही बच्चे गूगल फॉर्म भरेंगे जिनका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्टों का एनालिसिस आपका चलता रहेगा, और जिनका आगे एनालिसिस होगा तो वो बच्चे अपना बाद में चेक कर लेना, और जिनकी आगे अब शिफ्ट होने वाली है उनके लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, अच्छे से एग्जाम दे के आओ, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचो, आपके लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।